वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ आरवी जोशी और बात करेंगे आज के सेशन में 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 हेलो अल्केन हेलो एरिन्स को हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले कुछ लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आप लोगों ने लेक्चर देखे हो और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले लास्ट लेक्चर में हमने जो कुछ डिस्कस किया उसको थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे, फिर बढ़ेंगे आज के सेशन की ओर। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया वहाँ पर हेलो एरिन्स के प्रिपरेशन मेथड्स को पढ़ा है। हेलो एरिन्स की अगर बात कर लें तो हाइड्रोकार्बन का जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो ऐसे में हेलो एरिन्स आसानी से आप लोगों को मिल जाता है। अगर बात कर लें कि टालुइन का रिएक्शन, ध्यान से सुनना, टालुइन का रिएक्शन जब X2 के साथ होता है इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 Fe और साथ ही आप कह सकते हैं लुइस एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन डार्क कंडीशन में देखने को मिलती है। ऐसे में आपको ऑर्थो हेलो टालुइन और पैरा हेलो टालुइन यहाँ पर मिल जाता है। इंटरेस्टिंग ये है कि ऑर्थो हेलो टालुइन और पैरा हेलो टालुइन को इस मिक्सचर से अलग करना, एक दूसरे से अलग करना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑर्थो हेलो टालुइन का मेल्टिंग पॉइंट होता है -36 डिग्री सेल्सियस, जबकि पैरा हेलो टालुइन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 6 to 8 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में ये जो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, इसी की वजह से इन दोनों को अलग करना आसान हो जाता है। वहीं अगर आप बात करें HI की तो HI अपने आप में रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच का ये जो बॉन्ड होता है ये काफ़ी वीक होता है, जिसकी वजह से ये आसानी से टूट जाता है। इसके टूट जाने की वजह से हाइड्रोजन ईजिली अवेलेबल हो जाता है सामने वाले के लिए, जिसकी वजह से जब हाइड्रोजन चला जाएगा तो ऐसे में सामने वाले को मिल जाएगा और हाइड्रोजन के जुड़ने को हम कहते हैं रिडक्शन, सामने वाले के रिडक्शन आसानी से हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि HI क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट यानी अपचायक होता है। ठीक है, और इसी को रिड्यूस करना ज़रूरी इसलिए भी होता है क्योंकि ये रिएक्शन के दौरान क्या करता है? डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, और इसीलिए इसको रिड्यूस करने के लिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HiO3 और या फिर आप यूज़ कर सकते हैं HNO3 यूज़ किया जाता है। क्लियर है? बात कर लें एमिनो के सेडमायर रिएक्शन की, तो एमिनो की जब सेडमायर रिएक्शन होती है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 डिग्री एमीन, यहाँ पर एनिलीन को लिया गया है NaNO2 यानी कि सोडियम नाइट्राइड और HX यहाँ पर लिया गया है। रिएक्शन की बात करें तो 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पर हो रही है। बेंजीन डायज़ोनियम सोल्ट आपको मिलता है। ठीक है, इसी बेंजीन डायज़ोनियम सोल्ट को क्यूप्रस हैलाइड के साथ जब रिएक्शन करवाया जाता है तो आपको एरिल हैलाइड आसानी से मिल जाता है, जिसमें या तो क्लोराइड होगा या फिर ब्रोमाइड होता है। लेकिन अगर आप आयोडाइड कंपाउंड बनाने की बात करते हैं तो आप पोटेशियम आयोडाइड यूज़ कर सकते हैं। किसकी जगह? क्यूप्रस हैलाइड की जगह, ये बात आप ध्यान रखिए। तो आपको आसानी से एरिल आयोडाइड कंपाउंड आपको मिल जाता है और साथ ही हम कह सकते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। इसी लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हमने ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया है और आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। आज के सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चंस के साथ। बात करते हैं आज के क्वेश्चन, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एल्कोहल तथा केआई की अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? ध्यान से सुनना, एल्कोहल तथा केआई की अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्यों नहीं करते? सबसे पहले बात आती है एल्कोहल, आप जानते हैं एल्कोहल होता है ऐसा। ठीक है, बात कर रहे हैं केआई की, बात करें तो केआई, ठीक है, और साथ इन दोनों की रिएक्शन में हम सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 की बात हो रही है। क्लियर है? अब बात आती है कि इस रिएक्शन में हमें पहले ये पता करना है, क्योंकि हम इतना जानते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो पहली बात तो ये बताइए कि क्या इस रिएक्शन में एक स्ट्रॉन्ग एसिड की ज़रूरत है या नहीं? तो बात करते हैं, पहले इस क्वेश्चन का जवाब लेते हैं। एल्कोहल की रिएक्शन अगर आप केआई से कराएं, ध्यान से देखना, एल्कोहल की रिएक्शन अगर आप केआई से करवा रहे हैं तो आप ध्यान से देख सकते हैं ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पर आपका RI मिल जाएगा, KOH मिल जाएगा। RI आपका मेन प्रोडक्ट हो गया, साथ में आपको मिल गया यहाँ पर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में आप जानते हैं ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब इसको न्यूट्रलाइज करना भी यहाँ पर ज़रूरी होगा, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस रिएक्शन में हमें स्ट्रॉन्ग एसिड की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान एक स्ट्रॉन्ग बेस बनता है जिसको न्यूट्रलाइज करना यहाँ पर ज़रूरी होगा, बिकॉज अगर वो नहीं हुआ न्यूट्रलाइज तो वो रिएक्शन में वापस से डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एसिड की ज़रूरत होगी। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि एल्कोहल और केआई की जब रिएक्शन होती है तो उसमें आप सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ नहीं कर सकते।
ठीक है। भले ही आपको रिक्वायरमेंट हो लेकिन आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ नहीं कर सकते, उसकी जगह आप कोई और एसिड यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं फॉस्फोरिक एसिड हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड में, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप के को लेते हैं, ध्यान से देखना, जब इस रिएक्शन में आप देखेंगे एल्कोहल और के के साथ जब आप सल्फ्यूरिक एसिड को डाल देंगे तो ऐसे में के जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा। कैसे? ध्यान से देखो, के आई रिएक्ट विद H2SO4, तो ऐसे में आपके पास मिलेगा क्या क्या, KHSO4, यानी कि के आई पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होती है तो ऐसे में पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट मिलता है और साथ में आपके पास यहाँ पर HI मिल जाता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या कहा कि इस रिएक्शन में आप जैसे ही अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराएंगे किसको, के को, और इस रिएक्शन में जैसे ही आप H2SO4 को डाल देंगे तो होगा क्या कि जो के है, ध्यान से देखना, के जो है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट कर जाएगा। कैसे? रिएक्ट करने के बाद बनाएगा क्या, KHSO4, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा, साथ ही HI बना देता है। ठीक है, सॉरी, HI के बारे में आप जानते हैं, HI क्या होता है, अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन आयोडाइड मिल जाता है। क्लियर है? अब बात करते हैं कि यही जो HI होता है, ध्यान से देखना, यही HI जो होगा ये वापस से H2SO4, क्योंकि H2SO4 तो आपने एक्सेस में लिया है ना, वहाँ तो होगा सॉल्यूशन में, तो जो HI जो होगा वो H2SO4 के साथ भी रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, और रिएक्ट करके क्या बना देता है, I2 बना देगा, साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा और साथ ही आप कहेंगे वाटर मॉलिक्यूल भी मिलेगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर इस रिएक्शन में आपको क्या मिला, I2 मिला। आप ये सोच रहे थे कि अल्कोहल की रिएक्शन जब हम के से कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, RI आसानी से मिल जाएगा, आप ये सोच रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने इस रिएक्शन में H2SO4 को डाल दिया हुआ ये कि रिएक्शन में फाइनली आपको क्या मिल गया, I2 मिल गया। और I2 के मिलने की वजह से इस बात की श्योरिटी तो ख़त्म हो जाती है कि आपको RI मिलेगा। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि RI को बनाने के लिए आपको आयोडीन फ्री फॉर्म में चाहिए, जबकि अगर जैसे ही आप H2SO4 डालेंगे तो इस रिएक्शन में तो I2 बन गया, I2 बन जाने की वजह से आयोडीन अब फ्री नहीं होगा और इसी वजह से RI बनना बिल्कुल बंद हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिए, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस रिएक्शन में H2SO4 को यूज़ नहीं किया जा सकता, इसकी जगह आप कोई और स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ कर सकते हैं। जैसे H3PO4 की हम बात करें, आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन H2SO4 यूज़ नहीं किया जाएगा। क्लियर है? बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोपेन के विभिन्न डाई हेलोजन वितरणों की संरचनाएं हमें बनानी है। ध्यान से देखना, सबसे पहले बात है प्रोपेन की, तो प्रोपेन होता है 3 कार्बन की चेन होती है, प्रोप मतलब 3 और एन मतलब एल्केन, तो प्रोपेन मतलब 3 कार्बन की चेन और क्या होगा, एल्केन हो जाएगा। अब पूछा ये जा रहा है कि प्रोपेन का विभिन्न हमें क्या करना है, डाई हेलोजन, डाई मतलब 2, हेलोजन मतलब हेलोजन की बात हो रही है, और ऐसे में हम क्या करना है कि इसकी रिएक्शन जब आप हेलोजन से कराएंगे, X2 से कराएंगे, तो डाई हेलो व्युत्पन्न कितने बन सकते हैं ये हमें पता करना है। ये पता करने के लिए हमने पहले भी आपको ये चीज़ बताया है कि आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर आप ये देख लीजिए इस तरीके से, सबसे पहले तो आप 3 कार्बन की चेन बना लीजिए। ठीक है, 3 कार्बन की चेन हमने बनाई, हम ये देखना चाह रहे हैं कि कितने हम डाई हेलो कंपाउंड बना सकते हैं। हर एक कंपाउंड यूनिक होना चाहिए, कोई भी 2 ऐसे कंपाउंड जो सेम हो वो नहीं होगा। क्लियर है? तो बात कर लेते हैं, सबसे पहले जैसे हमने कहा 3 कार्बन की चेन है, तो हम एक बार क्या कर सकते हैं, हेलोजन को इस तरीके से ऐड कर सकते हैं फर्स्ट और सेकेंड कार्बन पर। ठीक है, एक कंपाउंड ये मिल सकता है फर्स्ट। ठीक है, सेकंड कंपाउंड की बात करें तो 3 कार्बन की चेन बना दो। ठीक है, डाई हेलो मतलब अब 2 हेलोजन लगाने हैं, उसमें भी हमने 2 ही हेलोजन लगाए। ठीक है, एक बार हम यहाँ लगा सकते हैं, इस तरीके से लगा सकते हैं, ये दूसरा कंपाउंड हो गया। ठीक है, तीसरे कंपाउंड की बात करें तो तीसरा कैसे बना सकते हो, हेलोजन को रखना है कहीं भी रखो लेकिन यूनिक कंपाउंड बनना चाहिए। इस बार हम दोनों हेलोजन को एक ही कार्बन एटम पर रख रहे हैं, इस तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, और चौथा कंपाउंड हम इस तरीके से बना सकते हैं, 3 कार्बन की चेन है और हेलोजन्स को हम एक ही कार्बन एटम पर रख रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, ये आप देखिए फोर्थ कैसे बनेगा, 3 कार्बन की चेन बनाइए, 3 कार्बन की
चेन बना लो और सेकंड वाले कार्बन पे हमने दोनों हेलोजन्स को रख दिया है। क्लियर है? आई होप समझ आया होगा सबको। और बाकी जो वैलेंसीज आपको दिख नहीं रही हैं, बाकी कोई कार्बन की 4 वैलेंसी होती है उनको आप कंप्लीट कर देंगे हाइड्रोजन से। जैसे हमने इसको कंप्लीट किया, इस कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है, तो इस तरीके से हर एक कंपाउंड की वैलेंसी आप कंप्लीट करेंगे, ये बात ध्यान रखिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है C5H12, ध्यान से सुनना, C5H12 अणुसूत्र वाले समावयवी एल्केनों में से उनको पहचानना है जो प्रकाश रासायनिक क्लोरीनन पर देंगे। क्या देंगे भाई? प्रकाश रासायनिक क्लोरीनन तो समझ रहे होगे आप कि फोटोकेमिकल कंडीशन की बात हो रही है ना। और क्लोरीनेशन का मतलब है कि Cl2 को आपको ऐड करना है, किसके ऊपर? एल्केन है, क्योंकि आपको दिख रहा है C5H12, तो C5H12 जो है ये वैसा ही है जैसा CnH2n+2 होता है। ठीक है, CnH2n+2 एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है, और ये आपको दिख भी रहा है कि ये C5H12 है, ये एल्केन ही है। ठीक है, कैसे चेक करें एल्केन है? तो आप देखिए इस तरीके से CnH2n+2, यानी कि इसका डबल और डबल से 2 एक्स्ट्रा, तो 5 दूनी 10 और 2 से 2 एक्स्ट्रा, 10 से 2 एक्स्ट्रा तो 12। इस तरीके से C5H12 जो है वो एल्केन है। एल्केन की रिएक्शन हमें करवानी है किससे? अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन से करवानी है। ऐसे में अपने पास मल्टीपल टाइप प्रोडक्ट्स मिलेंगे, उन सब की हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर बोली गई है केवल मोनो, ध्यान से सुनना, केवल एक मोनो क्लोराइड कंपाउंड मिलेगा, और साथ ही आपको 3 समावयवी ऐसे भी मिलेंगे जिनमें 3 समावयवी भी मिलेंगे अलग से, है ना। और ऐसे में 4 समावयवी मिलेंगे। टोटल कितने हो गए? 4 3 7 और 1 8, 8 समावयवी टोटल मिलेंगे। हमें ये बताना है कि किस कंपाउंड से कितने समावयवी मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है ये। आई थिंक ये पहले भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं, तो आई होप आपको ईजिली समझ आएगा। ध्यान से देखना। सबसे पहले बात आती है कि C5H12 यानी कि 5 कार्बन होंगे, तो 5 कार्बन की चेन हमने बनाई। कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड की हम बात बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि ये एल्केन है। ठीक है, और कोई भी रिंग स्ट्रक्चर की हम बात बिल्कुल नहीं करेंगे। तो बात आती है कि इसमें हमें किसको जोड़ना है भाई? क्लोरीन को जोड़ना है। तो पहले क्लोरीन को जोड़ना है, तो क्लोरीन कहाँ कहाँ हम जोड़ सकते हैं? इस 5 कार्बन की चेन में क्लोरीन कहाँ कहाँ जोड़ सकते हैं? हमने पहले भी डिस्कस किया ये चीज़। ठीक है, क्लोरीन को आप कहाँ कहाँ जोड़ सकते हो? एक बार क्लोरीन को आप यहाँ जोड़ सकते हो। ठीक है, एक बार में हम ऐसे दिखा रहे हैं। नेक्स्ट वाले में आप यहाँ जोड़ सकते हैं। ठीक है, थर्ड कंपाउंड में आप यहाँ जोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि यहाँ भी जोड़ दो और यहाँ भी जोड़ दो, बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये कार्बन 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, ये अपने आप में यूनिक है। ठीक है, तो 3 टाइप के कंपाउंड कितने मिल गए? 1 2 और 3 टाइप के कंपाउंड इस वाले कंपाउंड से मिल जाएंगे। ठीक है, इस वाले से कितने मिलेंगे? 3। तो इसमें जो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 समावयवी किससे मिलेंगे? इस 5 कार्बन वाली चेन से मिल जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर पूछा जा रहा है, और देख लेते हैं। इस 5 कार्बन वाली चेन को अब हम क्या कर सकते हैं? 4 में बदल लो। ठीक है, अब चौथे को 5वें कार्बन को आप क्या लगा दो? ब्रांच में लगा लो। ये चीज़ हमने पहले की है। अब इसमें अगर आप क्लोरीन को ऐड करना चाहें तो कहाँ कहाँ ऐड कर सकते हैं? ध्यान से देखना। पहले अगर आप डिग्री देखना चाह रहे हो तो डिग्री देख लो। ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये आपका 3 डिग्री हो जाएगा, और ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। ये दोनों एक जैसे हैं, ये अपने आप में यूनिक है, ये यूनिक है और ये यूनिक है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर? इस तरीके से समझ लो। एक बार आप क्या कर सकते हो? यहाँ जोड़ सकते हो। ठीक है, क्लोरीन को एक कंपाउंड मिला। ठीक है, एक बार इन दोनों में से किसी एक पर जोड़ेंगे, एक जैसे होंगे। ठीक है, ध्यान रखना, इन दोनों में से किसी एक पर ही आपको जोड़ना है, क्योंकि ये दोनों कार्बन जो है वो एक जैसे हैं। ठीक है, तो एक बार आप क्या कर लें? यहाँ जोड़ दें, एक कंपाउंड यहाँ से मिला। दूसरी बार आप यहाँ जोड़ दें, एक यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड टाइम आप यहाँ जोड़ दें, और फोर्थ टाइम आप यहाँ जोड़ दें। यहाँ से कितने मिल गए? 4। पिछले वाले से कितने मिले थे? 3। ठीक है, तो 3 और 4 तो मिल चुके हैं, यानी कि ये वाला भी सोल्व हो गया, ये वाला भी सोल्व हो गया। अब बात करते हैं इसकी, ये कैसे मिलेगा? तो हम क्या कर रहे थे? अभी 5 कार्बन की चेन बनाई सबसे पहले हमने। अभी हमने क्या किया? फिर 4 कार्बन की चेन बना के 5 को ब्रांच में डाल दिया। अभी क्या करना है हमें? 3 कार्बन की चेन बना लो, 3 की चेन बना लो और 2 को ब्रांच में लगा दो। ब्रांच आप साइड पे तो लगाओगे नहीं, ठीक है, मिड में लगाओगे। तो ये वाला हमने पहले भी डिस्कस किया है। ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। ठीक है, और ये 4 डिग्री। क्लियर है? हाँ, इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, इसलिए आप 4th वैलेंसी लगाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्लियर है? हाँ, बात करते हैं, ये चारों कार्बन एक जैसे नज़र आ रहे हैं, तो इनमें से किसी एक कार्बन पर
लगा लो, बात वही होगी। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एक पर जोड़ दो, क्योंकि सारे कार्बन एक जैसे हैं, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, बाकी जो वैलेंसी कार्बन की आपको दिख नहीं रही है उनको आप कंप्लीट करेंगे हाइड्रोजन के थ्रू। ठीक है, जैसे हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं CH3 इस कार्बन की ऑलरेडी कंप्लीट है, ये CH3 होगा, ये CH2 हो जाएगा। क्लियर है, तो आप ध्यान रखिए। तो आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्लियर है, मिल गए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न, ध्यान से समझना इस चीज़ को, निम्न प्रत्येक अभिक्रिया के मुख्य मोनो हेलो उत्पाद की संरचना में बनानी है। ठीक है, कंडीशंस आपको दी गई है, ध्यान से देख लेना। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ये क्या है, सबसे पहले आप देखिए 6 कार्बन की चेन है और यहाँ पर लगाया गया है OH। अब आप इसको फिनोल नहीं कहेंगे, फिनोल नहीं कहेंगे, क्योंकि फिनोल जब होता है तो उसमें बीच में क्या होगा, इस तरीके से आप देखना, इस तरीके से मिलेगा आपको। ठीक है, फिनोल में क्या होता है, ये बेंजीन रिंग होती है, जबकि ये बेंजीन रिंग फिलहाल नहीं है। ठीक है, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन और ओल मतलब एल्कोहल है। तो इस तरीके से हम कह रहे हैं यहाँ पर ये एल्कोहल है, और साथ ही एल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ करवाया जा रहा है, SO2 के साथ करवाया जा रहा है। SOCl2 का दूसरा नाम क्या है, ध्यान से समझना, थायोनिल क्लोराइड हमने सुना है। इस रिएक्शन का नाम भी हमने जानते हैं, क्या जानते हैं कि एल्कोहल का रिएक्शन जब SOCl2 के साथ करवाया जाता है, थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाया जाता है, तो इस रिएक्शन को डार्जन प्रोसेस, डार्जन रिएक्शन कहा जाता है। और इस रिएक्शन में बनेगा क्या, सबसे पहले तो होता है कि इस रिएक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये देखो ध्यान से, ये ओल है, इसको हम कार्बन और हाइड्रोजन, ये कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है क्या, बिल्कुल है, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, SOCl2 है। ठीक है, SOCl2 है, Cl इधर किया, इधर भी कर दिया, और बीच में हमने यहाँ पर SO, क्लियर है, S डबल बॉन्ड O, तो ये तो आपका SO2 बन गया, ये आपका HCl बन गया, और ये एक Cl जो है वो इस कार्बन से यहाँ पर अटैच होके बाहर निकल जाएगा। तो आपका जो कंपाउंड मिला वो आपको क्या मिला, इसका 6 कार्बन की चेन से। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन इसको कहते हैं, और इस पर क्या जुड़ जाएगा, इस तरीके से क्लोरीन जुड़ जाएगा, एक आपका यहाँ पर HCl मिलेगा और एक आपको यहाँ पर SO2 मिलेगा। इस रिएक्शन में HCl भी गैस है, SO2 भी गैस है, इस वजह से ये दोनों आसानी से बाहर निकल जाते हैं। क्लियर है, इस पूरी रिएक्शन को ध्यान रख लेना, क्या कहा जाता है, डार्जन प्रोसेस, डार्जन रिएक्शन कहा जाता है। एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने का सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। ठीक है, क्योंकि मिलने वाले प्रोडक्ट के साथ जो आपके बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, जैसे SO2 और HCl की बात कर रहे हो, तो वो क्या है, गैसेस होते हैं, जिसकी वजह से आसानी से बाहर निकल जाते हैं। क्लियर है। बात करते हैं यहाँ पर एक और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको ये देख सकते हो नाइट्रोबेंजीन है, और इस नाइट्रोबेंजीन की चैन के ऊपर ध्यान से देख लो, यहाँ पर CH2 CH3 लगा हुआ है। ध्यान से देखो, यहाँ पर कंडीशन में बताया गया है कि Br2 है, हीट प्रेजेंस है, और साथ ही अल्ट्रावोलेट लाइट की प्रेजेंस है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, और क्वेश्चन जब आप पहले पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा यहाँ पर अल्ट्रावोलेट इस तरीके से लिखा हुआ था, अभी हिंदी में लिख दिया है पराबैंगनी प्रकाश। ठीक है, तो Br2 का एडिशन कहाँ पर होता है, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, यहाँ हमने पढ़ा था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था। फ्री रेडिकल एडिशन जब होता है किसका भाई, हैलोजन का, तो कैसे होता है, रेडिकल जनरेट होते हैं। अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि बेंजीन रिंग में हमें रेडिकल जनरेट करने हैं, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि बेंजीन अपने आप में स्टेबल है, बेंजीन रिंग अपने आप में स्टेबल है 3 पाई बॉन्ड की वजह से। ये क्या होते हैं, कंजुगेशन में होते हैं, लगातार घूम रहे होते हैं, जिसकी वजह से बेंजीन एरोमेटिक होने के साथ साथ एक स्टेबल कंपाउंड होता है, वो अपनी इस स्टेबिलिटी को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहेगा। इसलिए क्या होगा कि आप क्या नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर Br2 का एडिशन बेंजीन रिंग पर नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, आप इसी कार्बन चेन पर Br2 का एडिशन कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप दोनों कंपाउंड बना सकते हैं, एक बार आप Br को यहाँ ऐड कर सकते हैं, एक बार यहाँ ऐड कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये होगा कि इन दोनों में स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होगा। देखिए ध्यान से, अगर आप इस प्रोडक्ट की बात करें तो ये तो आपका, इससे तो कोई लेना देना आपका है नहीं। ठीक है, यहाँ पर जो कार्बन लगा है, इस कार्बन से आपने एक हाइड्रोजन को हटाया और ऐसे में आपने क्या लगा दिया, एक Br लगा दिया। ये जो Br लगेगा इस तरीके से लगेगा। ठीक है, तो आप ये वाला देखेंगे ना, ये वाला मोस्ट स्टेबल कंपाउंड आपको मिलेगा। क्यों, क्योंकि सिंपली बात आप समझ सकते हैं इस चीज़ को ऐसे कैसे, आप देखिए ये जो Br आपने लगाया ये रेडिकल के फॉर्म में ही लगा होगा, और
किस पर लगा होगा, रेडिकल के साथ ही लगा होगा। तो यहाँ जो रेडिकल बना है यानी इस कार्बन पे जो रेडिकल आपने बनाया है और जो बी आर आपका आपने लेके आए उसमें भी रेडिकल होगा। तो जब ये रेडिकल इससे जुड़ जाता है तभी जाके ये बॉन्ड बनता है और इस तरीके से आप देख रहे होंगे। अब बात आती है कि आप इसको देखिए, ये क्या है, रेडिकल तो है लेकिन ये 2 डिग्री रेडिकल है। 2 डिग्री जो फ्री रेडिकल होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू 1 डिग्री रेडिकल। एक बार आप रेडिकल इस पे लगा के देखिए, तो रेडिकल जो 1 डिग्री रेडिकल होता है या 1 डिग्री रेडिकल होगा वो लेस स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू 2 डिग्री। तो 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से हम कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, ये सेकंड वाला, मतलब सेकंड जो कार्बन दिख रहा है आपको, फर्स्ट कार्बन कौन सा यानी सेकंड कार्बन, ये यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी आर को ऐड कर देंगे, बी आर का एडिशन यहाँ पर हो जाएगा और एक एच बी आर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो फ्री रेडिकल एडिशन यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है, बनने को तो ये भी प्रोडक्ट बनेगा, मतलब बनने को तो बी आर आपका यहाँ भी लग सकता है लेकिन वो लेस स्टेबल होगा। लेकिन हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे और इस CH3 को ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हट करके HBr के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ये बात ध्यान रखिए। तो प्रोडक्ट में क्या क्या बनेगा यहाँ पर बना के दे देते हैं। तो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ ये NO2 तो लगा है, इसका आपका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर आप CH और यहाँ पर आप लगा देंगे Br और CH3, इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा और HBr जो है वो बाहर निकल जाएगा, ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़े। अगला पॉइंट यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ OH लगा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ तक इसको हम कहेंगे भाई फिनोल। ये तो फिनोल दिख रहा है हमें, क्यों, क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ जब डायरेक्टली OH लगा होता है तो उसको कहा जाता है फिनोल। लेकिन यहाँ पर देखो फिनोल के साथ साथ यहाँ पर कुछ और भी दिया है, CH2OH भी लगा है इस बेंजीन रिंग के साथ में। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इसमें कंडीशंस क्या दी गई है। ठीक है, देखो यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पर OH तो लगा है, ठीक है, लेकिन यहाँ CH2OH भी लगा है। कंडीशंस में आपको HCl दिया है और हीट की प्रेजेंस में यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट करने को आपको बोला जा रहा है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर आप क्या सोच रहे होंगे, आप ये सोच रहे होंगे कि हमें HCl का रिएक्शन कराना है जिसमें H पॉजिटिव हो जाएगा, Cl नेगेटिव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो आपको ये दिख रहा है कि यहाँ से Cl हम ऐड कर देंगे इस तरीके से और H2O को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, ये तो आप कर देंगे, लेकिन आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि इस HCl की रिएक्शन हम इसके साथ क्यों नहीं करवा सकते कि यहाँ पर H2O को हम निकाल दें और Cl को एडिशन यहाँ पर कर दें। तो आपने ये चीज़ पहले पढ़ी है, हमने स्टार्टिंग में ये चीज़ पढ़ाई थी, स्टार्टिंग में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि फिनोल की जब आप बात करते हैं, फिनोल की जब आप बात करते हैं यहाँ पर, तो इस फिनोल में ये कंपाउंड क्या है, फिनोल है। किस कंपाउंड की बात हो रही है, फिनोल की बात हो रही है। फिनोल को एक बार आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये होता है फिनोल, बेंजीन रिंग के साथ लगा होता है OH। ठीक है, फिनोल में जो ये भीतर आपने ये चीज़ बनाया है, सर्किल जो आपने बनाया है, इसको आप ध्यान से देखिए। इस सर्किल को आप ऐसे भी सर्किल के फॉर्म में भी बना सकते हैं, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3 पाई बॉन्ड होते हैं और ये कंटिन्यूसली घूम रहे होते हैं, मतलब किन्हीं 2 कार्बन की ये फिक्स नहीं होते, ये सभी 6 कार्बन के होते हैं और यूनिफॉर्मली ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, तो इसको कहा जाता है कंजुगेशन में होना। यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीजन के पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं, ये 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस बेंजीन रिंग के साथ क्या होते हैं, कंजुगेशन में होते हैं। कंजुगेशन में होने की वजह से ये जो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड होता है, ध्यान रखना, कार्बन कार्बन कहाँ पर है, आप देख सकते हैं कार्बन यहाँ पर है। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड जो होता है, एक कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड होता है ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखता है। क्या, डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखता है और इसी डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं होता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि फिनोल के साथ ही रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप एल्कोहल के साथ करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि HCl में जब आप H पॉजिटिव Cl नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो H OH के साथ बाहर निकल जाएगा, Cl जो है वो यहाँ आकर के जुड़ जाएगा। इजीली आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से आपका जो कंपाउंड है वो मिल जाएगा, CH2 और Cl मिल जाएगा। क्लियर है, लेकिन इस वाले के साथ आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड का नेचर होता है, ये बात ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि आप एल्कीन की बात कर रहे हो, इस रिंग के साथ देखो ध्यान से CH3 लगा है और आपको कंडीशन में HI दिया है। HI को आप बात जब करते हैं ना, HI का एडिशन कर रहे हो, तो एल्कीन पर आपने पढ़ा होगा, एल्कीन पर हम क्या करते हैं, HI का एडिशन करते हैं। HI का एडिशन या HX का एडिशन जब करते हैं तो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। तो मार्कोनिकोव रूल लगा लो यहाँ पर। मार्कोनिकोव रूल ये कहता है कि हाइड्रोजन का एडिशन उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर होगा
उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर होगा जहाँ पर हाइड्रोजन्स की संख्या पहले से ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा भाई, यहाँ इस कार्बन पे चला जाएगा, और आयोडीन जो है, हैलोजन जो है वो इस कार्बन पे चला जाएगा। प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, प्रोडक्ट में आपके पास यहाँ पर इस तरीके से ये रिंग है और ये डबल बॉन्ड हट जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड जब हटेगा तो यहाँ ऑलरेडी CH3 पहले से है, आयोडीन यहाँ पर आ जाएगा और हाइड्रोजन एक पहले से यहाँ पर था, दूसरा हाइड्रोजन आ जाएगा। क्लियर है, ये कंपाउंड आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है CH2 CH3 Br। ध्यान से समझना, CH2 CH3 CH3 CH2 Br रिएक्ट विद NaI। ये रिएक्शन आपको ध्यान होगा, हमने एल्किल ब्रोमाइड की बात की थी NaI के साथ, और ये रिएक्शन एल्किल आयोडाइड को बनाने के लिए है। फिंकेस्टाइन रिएक्शन आपने पढ़ा है, क्लियर है, जिसको हमने हैलोजन विनिमय अभिक्रियाएं भी कहते हैं। ध्यान से देखना, इसमें होगा क्या कि इसमें सिंपली बस इतना सा होगा कि जो ब्रोमाइड है उसकी जगह आयोडाइड आ जाता है। ठीक है, ये आयोडाइड कहाँ लग जाएगा, इस ब्रोमाइड की जगह लग जाएगा, और Br जो है ये Na के साथ निकल के NaBr बना लेगा जो प्रेसिपिटेट बन जाता है, और CH3 CH2, ध्यान रखना, CH3 CH2 और I ये आपका प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, ये आपको एक रिंग स्ट्रक्चर दी गई है, एल्कीन आपको दिख रहा होगा, Br2 का एडिशन आपको करना है इन प्रेजेंस ऑफ हीट और अल्ट्रावायलेट लाइट यहाँ पर दी गई है। सिंपली आप सोच रहे होंगे कि हम तो एल्कीन पर एडिशन कर देंगे। बेटा एल्कीन पर एडिशन हम तब करते हैं, ध्यान से समझना, एल्कीन पर एडिशन हम तब करते हैं, क्या एल्कीन पर एडिशन हम तब करते हैं जब हमें हीट या फिर अल्ट्रावायलेट प्रेजेंस नहीं दी गई हो। ठीक है, ये अगर X2 के एडिशन की बात आप कर रहे हैं, X2 का एडिशन भी हम एल्कीन पर तब करते हैं जब हमें कंडीशन में CCl4 दिया गया होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें ऐसा कुछ नहीं दिया है, हमें सिर्फ यहाँ पर हीट प्रेजेंस दी गई है, अल्ट्रावोलेट लाइट दी गई है। अल्ट्रावोलेट लाइट जहाँ कहीं भी आपको दिख जाए ना, समझ जाना फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, और फ्री रेडिकल जहाँ भी जनरेट होंगे वहाँ एल्केन्स के साथ होंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर Br जो जुड़ने वाला है, ध्यान से समझना, Br जो जुड़ने वाला है वो एल्केन्स के साथ करेगा, यहाँ इस बॉन्ड के साथ तो बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे इसका मतलब है कि एल्केन्स मतलब जहाँ पर सिंगल बॉन्ड, तो ये 4 कार्बन ऐसे बचे हुए हैं जहाँ पर Br एडिशन हो सकता है। लेकिन इन 4 में से भी ऐसी कौन सी पोजीशन है जहाँ पर Br सबसे पहले जुड़ना चाहेगा, ध्यान से देखना, Br सबसे ज़्यादा कहाँ जुड़ना चाहेगा। जोड़ने को तो आप यहाँ भी Br जोड़ सकते हैं, यहाँ भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पोजीशन एक जैसी है, ये दोनों पोजीशन एक जैसी हैं। ठीक है, तो एक बार आप यहाँ जोड़ दो, एक बार यहाँ जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन दोनों में भी, या इन दोनों में भी बात करें तो किस एक पोजीशन पे Br सबसे पहले जुड़ना चाहेगा, तो वो बात हम करना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम एल्कीन की बात करें तो एल्कीन का जस्ट ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के नेक्स्ट वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है। अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है उसे अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। क्या, ध्यान से सुनना, अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। हमने क्या कहा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और इसके नेक्स्ट वाले कार्बन को क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इससे नेक्स्ट वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और इस पर जो भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा उसे अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। अल्फा हाइड्रोजन की टेंडेंसी होती है इजीली बाहर जाने की, क्यों, क्योंकि यहाँ पर होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ कहीं भी होती है ना, इसका मतलब है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस फॉर्म में है, पाई बॉन्ड के फॉर्म में है। पाई बॉन्ड के फॉर्म में, इसका मतलब है इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ गई। जहाँ भी पाई बॉन्ड आपको दिख जाए इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ना, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर बढ़ गई तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कौन खींच रहा होगा, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड खींच रहा होगा अगल बगल से इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि इस कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन्स लगे होंगे, ध्यान से देखना, इस कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन्स लगे होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पर ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, और यहाँ पर ये कार्बन इस तरीके से लगा है, इस कार्बन से ये हाइड्रोजन लगा है। ठीक है, इधर भी कार्बन देख लिया हमने, ये कार्बन जो है इसको हमने अल्फा कार्बन कहा, और इस हाइड्रोजन को हमने अल्फा हाइड्रोजन कहा। ठीक है, हमने कहा कि जहाँ भी डबल बॉन्ड आपको मिल जाए, ऐसे में हमने कहा कि डबल बॉन्ड होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ने की वजह से इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन खींचने की बढ़ जाती है, तो अगल बगल से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो ऐसे में क्या करेगा, ये
ठीक है। तो जैसे ही ये अगल बगल से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ऐसे में क्या होगा कि जो अल्फा कार्बन होगा उस पर जो भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ये वाला बॉन्ड, जिस बॉन्ड के थ्रू ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी इस कार्बन के थ्रू इस कार्बन की तरफ आ रहे होंगे। और ऐसे में क्या होगा, इस कार्बन की टेंडेंसी होगी ईजिली बाहर जाने की। ध्यान से समझे इस चीज़ को। तो हमने देखो क्या किया है, सिंपली हमने इस चीज़ को ऐसे समझा है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के नेक्स्ट वाले कार्बन को कहा जाता है अल्फा कार्बन। क्या कहा जाता है, अल्फा कार्बन कहा जाता है। अल्फा कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन्स। होगा ये कि जहाँ कहीं भी अगर डबल बॉन्ड नज़र आता है तो ऐसे में क्या होता है, उन कार्बन्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ जाती है। ऐसे में इन दो कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ रही होगी और ऐसे में क्या करेंगे, ये अगल बगल से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहे होंगे। ऐसे में क्या होगा कि इन कार्बन से, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन से भी इस तरीके से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को खींच रहे होंगे। ऐसे में क्या होगा, इन दो हाइड्रोजन के कंपेरिजन, इन दो कार्बन पे जुड़े हुए हाइड्रोजन के कंपेरिजन में इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आसानी से खिंच रहे होंगे किसके पास, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के पास या इन दो कार्बन की ओर। क्लियर है, जिसकी वजह से इसका बाहर जाना ज़्यादा आसान है बजाय इन दो कार्बन पे लगे हाइड्रोजन्स के कंपेरिजन में। क्लियर है, इसीलिए हम कह रहे हैं बनने को तो आपका कंपाउंड ये भी बनेगा, ठीक है, बनाने को तो आप ये भी बना सकते हो। जैसे इस रिंग में अगर आप ध्यान से देखें तो बी आर आप यहाँ भी लगा सकते हो, बी आर आप यहाँ भी लगा सकते हो। अब यहाँ लगाएं बात वही होगी क्योंकि ये दोनों पोजीशन एक जैसी हैं, ये दोनों पोजीशन एक जैसी हैं। क्लियर है, तो हमने क्या कहा कि बात तो ये है कि इनमें और साथ ही इन दो पोजीशंस में कौन ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो स्टेबल कहाँ पे ज़्यादा होगा, अल्फा कार्बन वाला हाइड्रोजन आसानी से बाहर जाएगा और ऐसे में बी आर का एडिशन आसानी से वहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ बी आर आ सकता है, ये बनाएं या फिर यहाँ बनाएं, बात वही है। तो ऐसे में हम एक कंपाउंड बनाएंगे, वो होगा ये। क्लियर है, आई होप कि आप लोगों को ये सेशन समझ आया होगा और अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के सेशन को हम यही एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल।